नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमसीडी दिल्ली मेयर चुनाव आज सोमवार को तीसरी बार भी नहीं हो सका। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई। आज एमसीडी की बैठक शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने ऐलान किया कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। वहीं बीजेपी की तरफ से नारे लगाए जाने लगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी आज भी मेयर चुनाव नहीं होने देगी। वहीं आम आदमी पार्टी पार्षदों ने एमसीडी की पीठासीन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव से बाहर रखा जाए। उनके मुताबिक संविधान में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। मेयर और अन्य पदाधिकारियों को चुनने की पिछली 2 कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। बता दें, नगर निगम चुनाव हुए 2 महीने बीत चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें जीतकर बीजेपी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया, लेकिन दिल्ली को अभी तक मेयर नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित एक संत समागम में भड़काऊ भाषण के लिए बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2 फरवरी को आयोजित संत समागम में रामदेव ने कहा था कि दोनों धर्मों पर धर्मांतरण का जुनून सवार था, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा करना सिखाता है। हिंदू धर्म की इस्लाम और ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का भी आरोप लगाया। उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ अब 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी पठाई खान की शिकायत के आधार पर चौहटन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शिकायत में कथित तौर पर 2 समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सोमवार को भी संसद की शुरुआत अडानी मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे से हुई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को यह कहते हुए फटकार लगाई कि नारेबाजी देश के हित में नहीं है और लोगों ने उन्हें अपने मुद्दों को उठाने के लिए चुना है। वहीं राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, तथ्य यह है कि आप बाहरी उद्देश्यों के लिए विचार विमर्श के लिए एक मंच चुनते हैं, ये उचित नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूं, ये सोचने का समय है कि आम आदमी क्या सोच रहा है। हालांकि हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें, अडानी मामले पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है। सोमवार को संसद परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के पास कई विपक्षी दलों के नेता इकट्ठे हुए। विपक्ष ने मांग की कि सरकार इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए। हालांकि सरकार इससे बच रही है। अडानी समूह को हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लगे वैश्विक झटकों के बीच उत्तर प्रदेश से भी झटका लगा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ है। इस टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65% अधिक थी, जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। अब पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और डिस्कॉम के टेंडर पर भी नजरें लगी हुई हैं। दक्षिणांचल में भी अडानी समूह का टेंडर है। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी समूह आर्थिक मोर्चे पर लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद अमेरिका के डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइज के शेयर को भी बाहर कर दिया गया। भारत के संगीतकार रिकी केज ने रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सोमवार को अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार जीता। बेंगलुरु के रहने वाले भारतीय संगीतकार के डिवाइन टाइड्स को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया था। ग्रैमी समारोह लॉस एंजलिस, यूएसए में आयोजित किया गया। कोपलैंड और केज ने 2022 में बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए एक और ग्रैमी जीता। संगीतकार ने अपने 2015 एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए भी पुरस्कार जीता था। डिवाइन टाइड्स हमारी प्राकृतिक दुनिया की भव्यता को एक श्रद्धांजलि है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इस एल्बम में 9 गाने और 8 संगीत वीडियो शामिल हैं, जिन्हें भारतीय हिमालय की उत्कृष्ट सुंदरता से लेकर स्पेन के बर्फीले जंगलों तक दुनिया भर में फिल्माया गया था। बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे असम सरकार के अभियान के खिलाफ राज्य में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। शनिवार की शाम तक इसमें 2500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवार वालों का थानों के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। इनको रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को बेहतर करने के लिए एक पीढ़ी को कष्ट उठाना पड़ेगा, तो दूसरी विपक्षी दल हैं जो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अगर सरकार को इस पर कुछ करना ही था तो अचानक से इसकी याद क्यों आई? बाल विवाह विरोधी कानून तो पहले से ही बने हुए हैं, इनको बेहतर ढंग से लागू करते। हालांकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि यह अभियान चलता रहेगा, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे।
5 फरवरी को लखनऊ में आयोजित हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सालाना बैठक का आयोजन नवतुल उलमा लखनऊ में किया गया। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न करने की अपील की गई। बैठक में कहा गया है कि अगर इसको लागू किया जाता है तो ये नागरिकों और उसकी धार्मिक मान्यताओं को मानने के अधिकार से वंचित करता है। इसके लिए सरकार से कहा गया है कि वो नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को माने और देश की दूसरी समस्याओं पर ध्यान दे। इससे देश का भला होगा। इस बैठक में देश के अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे धर्मांतरण से संबंधित कानूनों पर भी चिंता जाहिर की गई, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करता है। इसके साथ सरकार से इबादत गाहों के संबंध में 1991 के संसद द्वारा बनाए गए कानून को बनाए रखने और पालन करने की अपील की। बैठक में मुसलमानों से अधिक शैक्षिक संस्थान कायम करने और मॉडर्न शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया गया और शिक्षा हासिल करने की भी अपील की गई। बांग्लादेश में 14 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अभी किसी संगठन का नाम इन हमलों के पीछे नहीं आया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों ने अंधेरे की आड़ में हमलों को अंजाम दिया। 14 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ दिया। बलिया डांगी में एक हिंदू समुदाय के नेता विद्यनाथ बर्मन ने यह आरोप लगाया। उपजिला की पूजा समारोह परिषद के महासचिव बर्मन ने कहा कि कुछ मूर्तियां नष्ट कर दी गईं, जबकि कुछ मंदिर स्थलों के साथ तालाब के पानी में पाई गई। बर्मन ने कहा, हम अपराधियों की पहचान के बारे में अंधेरे में हैं, लेकिन हम जांच के बाद उन्हें दंड दिलाना चाहते हैं। हिंदू समुदाय के नेता और संघ परिषद के अध्यक्ष समर चैटर्जी ने कहा, इस क्षेत्र को हमेशा उत्कृष्ट अंतर धार्मिक सद्भाव के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई जघन्य घटना पहले कभी नहीं हुई थी। दक्षिण पूर्वी तुर्की में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद तुर्की में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और पड़ोसी देश सीरिया में 42 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि मालट्या प्रांत में 23, उर्फा में 17, उस्मानिया में 7 और दियारबाकिर में 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारी क्षति के कारण मरने वालों की संख्या और भी अधिक बढ़ने की आशंका है। सीरिया के सरकार नियंत्रित हिस्सों में कई इमारतों के रूप में कम से कम 42 लोग मारे गए। न्यूज एजेंसी सना ने स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा, भूकंप से अलेप्पो, हमा और लताकिया में 42 लोगों की मौत और 200 के घायल होने की सूचना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।